नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन के सामने फिर से एक बार चुनौती खड़ी हो गई है। चुनौती क्या है? चुनौती है बहुमत साबित करने का। सोमवार को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। उस सत्र में आंकड़े क्या होंगे, हेमंत सोरेन सरकार के पक्ष में कितने आंकड़े होंगे, कितने विपक्ष में होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा और इसी को हम समझेंगे। लेकिन उससे बड़ी चुनौती विपक्ष ने दे दी है। अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने दे दी है। उनकी चुनौती क्या है, इसी मसले पर चर्चा करेंगे। और इसी चर्चे के बीच और शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि सोमवार को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र से पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ने अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई है कल शाम, यानी कि परसों विधानसभा का विशेष सत्र है और कल ये बैठक है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बैठक होनी है और एक बैठक मुख्यमंत्री आवास में होनी है। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में ये तय होगा कि आखिर एक दिन के विशेष सत्र में कैसे सरकार को बहुमत हासिल करना है। एक एक करके दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मनोज पांडे से समझते हैं, बीजेपी एनडीए ने भी बैठक बुलाई है और इंडिया गठबंधन ने भी बैठक बुलाई है। इस बैठक में क्या कुछ होना है? ये औपचारिकता मात्र है। अच्छा, ये सिर्फ विधायकों का मतलब राय शुमारी कि हम लोग को इस मुद्दे पर, चूँकि पहले बहस होती है, उस बहस में बात को कौन रखेगा, किस मुद्दे को रखेगा, वो सब चर्चाएं होंगी। वह रही बात, सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त से अधिक वोट हैं। 44 वोट विधायकों का उन्होंने तो समर्थन पत्र दिया है गवर्नर को। अब वोट पड़ेंगे कहीं उनसे ज़्यादा, क्योंकि अब जैसे जेपी पटेल ही हैं, उन बीजेपी व्हिप जारी करेगी। विधानसभा की नज़र में अभी भी वो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन वो व्हिप के खिलाफ जाके वोट करेंगे। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो हेमंत सोरेन के लिए कोई चुनौती नहीं है। अब जो डायलॉग होगा, जब प्रस्ताव रखा जाएगा और इस पर जब परिचर्चा होगी, वही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। संजय, 5 साल के दौरान 5 साल के इस हेमंत सोरेन की सरकार और चंपई सोरेन की सरकार को देख लिया जाए तो तीसरी बार शायद हेमंत सोरेन की अग्नि परीक्षा होनी है। क्या लगता है, क्या होने वाला है? देखिए, जो आंकड़े हैं, चूँकि सब कुछ आंकड़ों पे निर्भर करता है और वो आंकड़े हेमंत सोरेन के पक्ष में है। और अगर उसको लेकर के भी अगर एक एक करके अगर हम लोग आंकड़ों को समझाइए, आके दर्शकों को एकदम आसान भाषा में समझाइए। बिल्कुल, तो दर्शकों को सबसे पहले तो ये बता दें कि इंडिया फोल्डर में टोटल कितने विधायक अभी फिलहाल हैं। तो उसमें 49 विधायकों की संख्या जो है इंडिया फोल्डर में वो दिखती है और वो ये आंकड़े जो है 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणामों का है। और अभी चूंकि मौजूदा जो तस्वीर है वो तस्वीर बदली है सदन के अंदर की, और उसके पीछे की वजह है कि कई सारे विधायक सांसद बन गए हैं। कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया है, कुछ पे कार्रवाई चल रही है और कुछ जो है पार्टी बदल चुके हैं। तो इंडिया अलायंस के पास अगर 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 49 विधायक जो हैं उनके पास हैं। एनडीए के पास 32 एमएलए हैं। अब अभी जो तस्वीर बदली है, ये थे मतलब 19 चुनाव के बाद जो बिल्कुल 19 के परिणाम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। पहले चूंकि 19 में तो बीजेपी और आजसू चुनाव अलग लड़े थे ये लोग, तो उसमें अब चूंकि ये लोग एनडीए का फोल्डर में एक आ गए हैं, तो उस खांचे के तहत अभी 32 एमएलए जो हैं एनडीए के पास है। हालांकि उसमें से एक जो अमित यादव हैं, उनका मैं एक कोट पढ़ रहा था किसी अखबार में, वो बोल रहे थे कि अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है। हालांकि माना जाता है कि वो बीजेपी के शुरू से ही रहे हैं और पिछले चुनाव में वो बागी होकर के लड़े थे और जानकी यादव को बरकट्टा से उन्होंने चुनाव लड़ाया था बीजेपी के ही कैंडिडेट। बैठक में भी आए थे पिछले, बिल्कुल बैठक में भी आए थे और लगातार लोकसभा चुनाव में कैंपेन करते रहे बीजेपी के लिए। तो यह तय है कि वो एनडीए फोल्डर में ही रहेंगे। तो अभी कुल मिलाकर के अगर 2019 के आंकड़े को अगर बातचीत करें तो वो 32 एमएलए हैं। अब है कि कौन कौन एमएलए जो है इंडिया या एनडीए के वो सांसद बन गए। तो इंडिया के जो 2 एमएलए हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, वो जोबा मांझी और नलिन सोरेन, ये दोनों सांसद बन गए हैं। तो अब ये 2 तो विधायक नहीं रहे, जेएमएम के, बिल्कुल जेएमएम के। इसके अलावे सीता सोरेन चुनाव से पहले बीजेपी में चली गई थी और विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, जो स्वीकार भी कर लिया गया था। अब तो काउंट ही नहीं होगा उनका। तो बिल्कुल, तो ये 3 तो काउंट नहीं होने जा रहे हैं।
तो 49 में से 3 आप एकदम सीधे माइनस कीजिए, तो 3 माइनस करेंगे तो 46 आएगा। 46 में बाकी के जो 2 एमएलए हैं, चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। चमरा लिंडा निलंबित हैं। हालांकि ये दोनों भी अगर विशेष सत्र में ये हो सकता है कि ये भी शामिल होंगे, इन दोनों के ऊपर भी नज़रें होंगी कि ये लोग क्या निर्णय लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ करके अगर चलते हैं तो 46 एमएलए हैं इंडिया अलायंस के पास, और इन दोनों को माइनस करके चलते हैं तो 44 एमएलए है, जिसका समर्थन आज के डेट में जिसका 44 एमएलए का समर्थन पत्र जो राजभवन में जो है हेमंत सोरेन ने सौंपा गया। जब वो दावा कर रहे थे सरकार बनाने को लेकर के तीसरी दफे, तो उन्होंने सौंपी थी। अब आइए एनडीए फोल्डर में। एनडीए फोल्डर के जो 32 एमएलए थे 2019 के आंकड़ों के मुताबिक, उसमें से अभी देखिए कि कितने लोग कम हो गए हैं। 2 यहाँ से भी सांसद बने हैं, एक ढुल्लू महतो जो बाघमारा से विधायक थे, अब धनबाद से सांसद हो गए। मनीष जायसवाल, दूसरे मनीष जायसवाल जो हजारीबाग सदर से एमएलए थे, अब हजारीबाग लोकसभा से ये सांसद बन गए। तो 32 में से 2 यहाँ भी माइनस कीजिए, 30 एमएलए इनके पास हो गए। इसमें से एक जो जेपी पटेल हैं, जेपी पटेल चले गए हैं इंडिया फोल्डर में, जो मांडू से एमएलए का चुनाव लड़े थे 19 में और चुनाव जीत करके आए। लेकिन ये जो नियमावली है उसके मुताबिक नियम ये कहता है कि अगर आप विधानसभा का चुनाव, मान लिया जाए कि आप XYZ टिकट से, XYZ पार्टी के टिकट से अगर आप चुनाव लड़ते हैं और फिर आप लोकसभा का चुनाव ABC पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, मतलब सिंबल अगर बदलता है आपका, तो आपकी विधायकी जो है जाएगी, और वो तय है। हालांकि इनकी विधायकी अभी गई नहीं है, स्पीकर के पास वो मामला लंबित है। लेकिन अगर यह जो जेपी पटेल हैं और अगर वो विशेष सत्र में शामिल होते हैं तो वो वोट करेंगे नहीं करेंगे, और अगर वो वोट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्रॉस वोट करेंगे। वो बीजेपी का, मतलब टेक्निकली वो बीजेपी के विधायक हैं, अभी टेक्निकली तो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन वो क्रॉस वोट तो कर सकते हैं ना। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार फिर से पाला बदल करके बीजेपी के साथ सरकार बना रहे थे, तो आरजेडी के कई एमएलए जो आरजेडी के थे, सदन में के अंदर भी टेक्निकली आरजेडी के थे, लेकिन वो बैठने का जो सीटिंग अरेंजमेंट था, वोटिंग के दौरान वो सत्ता पक्ष यानी कि नीतीश, जदयू और बीजेपी की जो नई सरकार बन रही थी उस तरफ चले गए थे। तो जेपी पटेल जाहिर सी बात है कि वो अब कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे लोकसभा का चुनाव लड़े, तो वो इंडिया फोल्डर में ही जाकर के वोटिंग करेंगे। तो यहाँ 30 में से 2 पहले ही 32 में से 2 पहले जो सांसद बन गए और एक जेपी पटेल, तो 29 एमएलए इनके पास हैं। और 29 एमएलए में भी जो है 3 हैं आजसू पार्टी के, और इसके अलावे सरयू राय, अमित यादव को तो मान करके हम लोग चल रहे हैं कि वो देंगे। कमलेश सिंह भी, अब चूंकि ये अजीत पवार जो एनसीपी अजीत गुट है उसके नेता हैं झारखंड में, तो ये जाहिर सी बात है कि एनडीए फोल्डर में ही वोट करेंगे। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार को लेकर के अटैकिंग रहते हैं, हमेशा सवाल खड़े करते हैं, तो अब इनका कोई गुंजाइश इधर नहीं दिख रहा है कि वो इंडिया अलायंस में आकर के इस तरह वोट करेंगे। कमलेश सिंह के बेटे सूर्या सिंह भी लगातार हेमंत सोरेन पे हमलावर रहते हैं, तो कमलेश सिंह भी मान करके चलिए कि यहाँ अब एक इसमें जो 29 विधायक में एक जो सरयू राय हैं, उन पे अब देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन को लेकर के उनका सॉफ्ट कॉर्नर शुरू से रहा है। ये सच है कि बीच बीच में वो सवाल उठाते रहे हैं कार्यप्रणाली पे। इस बार भी जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए तो उस दौरान भी जो उन्होंने बातें सोशल मीडिया के जरिए कही वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और एक तरीके से वो दर्शा रहा था कि वो अब भी हेमंत सोरेन को लेकर के जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो ये सोमवार को पता चलेगा कि सरयू राय क्या निर्णय लेते हैं। तो आंकड़े जो हैं सनी, उसके मुताबिक तो स्पष्ट है कि कितने आंकड़े हो जाते हैं अभी जो आंकड़े टोटल अगर विधायकों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वो 75 है, और अगर उसमें एक जेपी पटेल को भी जोड़ ले तो 76 एमएलए हैं। तो 39 एमएलए जिसके पास रहेंगे वो सरकार बनाएंगे, तो इनके पास तो 44 एमएलए का संख्या है हेमंत सोरेन के पास। तो कहीं कोई संकट नहीं है, लेकिन दरअसल इस विशेष सत्र पे निगाहें क्यों हैं, और हम जैसे जो पत्रकार या फिर जो राजनीतिक जो समझ रखते हैं, और या फिर जो इंडिया अलायंस और एनडीए के पूरे गतिविधि पे नज़र रख रहे हैं, वो इसलिए नज़र बनाए रख रहे हैं और यहाँ पे पांडे जी की बातों को ही जोड़ते हैं। दरअसल
महत्वपूर्ण ये नहीं होगा कि हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित कर दिया, वो तो बहुमत साबित करेंगे चूंकि आंकड़े उनके पास हैं, कोई बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होने जा रहा है कि उस दिन हेमंत सोरेन बोलते क्या हैं। 5 महीने बाद फिर से बतौर मुख्यमंत्री वो सदन के रिमांड पर जब थे तभी बोले थे, तो यही सबकी नज़र अब इस पर टिकी रहेगी कि हेमंत सोरेन सदन के अंदर बोलते क्या हैं। लेकिन उससे पहले अमर बावरी ने एक चुनौती दी है और चुनौती देते हुए कहा है, पूछा है, क्या पूछा है पांडे जी बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अमर बावरी जी? उन्होंने ये कहा है कि हेमंत सोरेन तो बस मुखौटा हैं, उनके पीछे सत्ता चलाने वाले कुछ दिन भी रुक नहीं सके, दरअसल उनको तख्ता पलट करवा दिया, मतलब इनको है। उसके बाद सदन में विश्वास मत हासिल करने से पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार आखिर क्यों नहीं हो रहा है? मैं चुनौती देता हूं कि चंपई जी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बाद ऐसा करने की हिम्मत हेमंत में नहीं है। जिस प्रकार चंपई दा बेइज्जत किया गया, उस प्रकार सोरेन परिवार के प्रति पूरे राज्य भर में बेहद खराब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मतलब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई अकेले शपथ ले लिए, कैबिनेट का विस्तार नहीं किया, शायद डर लग रहा है। वो सवाल नहीं, वो विपक्ष का एक फॉर्मेलिटी है। वो कहना माँ से ज़्यादा मौसी को लड़ाने लगा है, इसका कोई फायदा नहीं है। दरअसल 39 विधायकों से बहुमत साबित होगी, मतलब कुछ होने नहीं जाने वाला है। और दूसरा है कि बीजेपी इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रही है। हाँ, इंटरेस्ट दिखा के भी नहीं कर पाएगी ना कुछ, जो मतलब इंटरेस्ट लायक ये कोई मैटर ही नहीं है। आप समझिए कि 39 पे आ जाएगा, 44 का समर्थन दिया, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वोटिंग की नौबत आई तो हेमंत सोरेन को 44 से ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त होगा। 44 से ज्यादा? जी, 44 का उन्होंने समर्थन पत्र दिया है राजभवन में। और मैं कह रहा हूं अगर वोटिंग की नौबत आई तो विधानसभा में 44 से ज्यादा। बीजेपी अपना घर बचा के देखे। कैसे ऐसा होगा? उसमें लोबिन हेम्ब्रम भी हैं और चमरा लिंडा भी हैं। अच्छा, ये दोनों भी वोट कर सकते हैं, जैसा मैंने उनको टटोलने की कोशिश की। वो भी हेमंत सोरेन को ही करेंगे? बिल्कुल, जेएमएम की सरकार को ही वो लोग समर्थन करेंगे। पांडे जी बोल रहे हैं कि 44 का जो समर्थन पत्र सौंपे हैं राज्यपाल को, उससे ज्यादा वोट आ जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। एक नाम जिनका मैंने जिक्र किया सरयू राय का, हो सकता है कि अगर वो वोटिंग में शामिल होते हैं या फिर इस तरीके की नौबत आन पड़ती है तो वो भी हेमंत सोरेन के साथ जा सकते हैं। दूसरी बात जिनका जिक्र पांडे जी कर रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम या फिर चमरा लिंडा, इनके पास भी अभी देखिए, दरअसल हेमंत सोरेन के ऊपर सवाल उठाना एक अलग बात है, पॉलिटिकल मजबूरी भी है बीजेपी की। और बीजेपी की राजनीति क्या होनी चाहिए? क्या वो हेमंत सोरेन की तारीफ करेंगे वो लोग, या फिर बतौर नेता प्रतिपक्ष या फिर बीजेपी के नेताओं का यही धर्म है कि वो कैसे भी करके जो है, भले ही वो चंपई सोरेन के हवाले से सवाल उठाएं या फिर इस आधार पे सवाल उठाएं कि हेमंत सोरेन में यह हिम्मत नहीं जुटा पाए कि फ्लोर टेस्ट से पहले कैबिनेट विस्तार कर दें। तो ये तो रणनीति का हिस्सा है अपना इंडिया अलायंस का कि फ्लोर टेस्ट के बाद ही कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि जिस तरीके की मानसिकता पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन को लेकर के है कि ये झारखंडियों की सरकार है और हेमंत सोरेन में जो है वो झारखंडियत को लेकर के आगे चल रहे हैं। खास करके पूरा एक ओवरऑल अगर परसेप्शन की बात करें सनी, तो इस तरीके का मैसेज है खास करके उन लोगों तक जो लोग मतदान केंद्र पे जो है लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रह करके वोट करते हैं। हाँ। बाकी जो बंद कमरों में डाइनिंग टेबल पे बातचीत करते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं, उनके लिए एक अलग सवाल है। लेकिन जो घंटों वोट देने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं, उनके मन में इस तरीके की भावना है। और ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी कि पार्टी से दूर जा कर के, अलग जा कर के चुनाव लड़ना, या फिर चमरा लिंडा की जो भी रणनीति रही होगी। लेकिन झारखंडियत जन भावना से जो है वो विरोध में तो नहीं जाएंगे। ये जरूर हो सकता है कि अगर बहुत होगा तो वो लोग वोटिंग का हिस्सा ना बने, लेकिन अगर वोटिंग करेंगे तो वो एनडीए की तरफ जाकर के वोट तो नहीं करेंगे। वो ऐसा कोई भी मैसेज नहीं देंगे जिससे उनके पॉलिटिकल कैरियर पे जो है भविष्य में सवाल खड़ा हो सके।
तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट है खास करके बहुमत परीक्षण को लेकर के। लेकिन ये सच है कि अब हेमंत सोरेन बोलते क्या हैं और वो जो बोलेंगे वो किस तरीके से पूरे देश भर में मैसेज स्प्रेड होता है, खास करके इसलिए भी इन चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपको याद होगा कि बार बार वह इस चीज़ को दोहराते रहे हैं कि ये जो कथित ज़मीन घोटाले मामले में जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी उस मामले में हुई जिस मामले में बेल देते समय हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी कर दी कि सीधा कोई लिंकेज हेमंत सोरेन की नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है सनी। ये ठीक है कि बेल मात्र दिया गया है, उनको बरी नहीं किया गया है, लेकिन रिमांड अवधि के दौरान हेमंत सोरेन एक दिन के लिए आए थे विशेष सत्र में, चंपई सोरेन की सरकार को वोटिंग का जब वक्त था, तब भी उन्होंने कहा था कि कोई एक कागज़ का टुकड़ा लाकर दिखा दे जिसमें कि मेरा नाम लिखा हो, तो हम राजनीति से नहीं बल्कि झारखंड ही छोड़ देंगे। और एक दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अभी मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, इसे रोक कर रखूंगा। तो ये बात आप देखिए कि वो बाहर आने के बाद जब हेमंत सोरेन छूटे तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उनमें ये बातें जो है, दो बातें बहुत चलाई गई, बताई गई लोगों को कि देखिए जो बोल कर गए वही हुआ। अब क्या लगता है कि फिर से जब सोमवार को विधानसभा के अंदर का जो नज़ारा होगा यही कुछ होगा, क्या कुछ होने वाला है? देखिए वहाँ जेबीएम के लोग अपना मत रखेंगे, बीजेपी के लोग मत जेबीएम का मतलब प्रदीप यादव जेबीएम प्रजातांत्रिक अभी जो है जिंदा है। तो बीजेपी रखेगी, एनसीपी रखेगी, निर्दलीय रखेंगे, जेएमएम रखेंगे, कांग्रेस रखेगी और आरजेडी रखेगी, आजसू रखेगी। दरअसल इंटरेस्टिंग पहलू होगा सिर्फ सुदेश महतो को सुनना, बीजेपी के तरफ से जिसको कल अधिकृत कर दिया जाएगा बात रखने के लिए। बोल सकता है? अमर बावरी ही बोलेंगे? अमर बावरी बोल सकते हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा बोल सकते हैं, कोई भी मतलब बोल सकता है, बोल सकता है। दो, तीसरी बात उधर से प्रदीप यादव कैसे बचाव करते हैं तर्क का, वो इंटरेस्टिंग होगा। इन सब के अलावा जब मेरा जो अनुभव कहता है कि जैसे ही बात खत्म होगी विपक्ष वॉकआउट कर जाएगा। अच्छा। तो ध्वनि मत से ही दिन भर नहीं चलने वाला है सेशन। इन सब के अलावे जो एक और जो सेंटर में जो चेहरा रहेगा वो कल्पना मुर्मू सोरेन का रहेगा। पहली बार वो सदन के अंदर करेगा कि उनको समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अंदर वो रहेंगी, वो बता रहे हैं। रहेंगी, लेकिन बात रखेंगी तब तो वो तो पार्टी तय करता है कि पार्टी की ओर से किसको किसको बात रखना है। अगर कल ये तय हो गया कि नहीं जेएमएम की तरफ से कल्पना जी बात रखेंगी तो निश्चित तौर पे उनको सुनना सबके लिए मतलब इंटरेस्टिंग होगा। वो बात जिस तरीके से रखती हैं वो तो मतलब उनकी तारीफ होनी चाहिए कि वो भाषण कला में उनको मौका मिल सकता है, क्या लगता है? बिल्कुल मिलना भी चाहिए। और खास करके पार्टी की जो रणनीति रही सनी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, जिस तरीके से उनको स्पेस दिया गया सड़कों पे, मंचों पे, मुझे नहीं लगता है कि सदन के अंदर उनको स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी वक्ता भी साबित हुई हैं। सीता सोरेन सदन के अंदर नहीं होंगी, पहली बार कल्पना सोरेन होंगी। बिल्कुल कल्पना सोरेन होंगी। आप ठीक एक एंगल आप पकड़े, ये मिस में कर रहा था कि सीता सोरेन नहीं रहेंगी इस बार। वजह मालूम है क्योंकि उन्होंने बीजेपी से जब उनको टिकट मिला लोकसभा का दुमका से, तो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। तो कल्पना सोरेन को लेकर के मुझे लग रहा है कि ज़रूर पार्टी यह रणनीति बनाएगी। हालांकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना निजी फैसला है, वो लोग क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो एक अच्छी वक्ता के तौर पे न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश भर में खुद को साबित की, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस ये बताते रहा है कि उनके ऊपर संकट कैसे गहराया, तो कल्पना मुर्मू सोरेन के जरिए भी जो है यह बातें कही जाएंगी सदन के अंदर। और सोमवार को शायद यह तस्वीर भी देखने को मिले कि कैसे वो पूरे राज्य को बताती हैं कि उनके पति जो मुख्यमंत्री भी थे, कैसे उनके ऊपर जो है कार्रवाई हुई। जैसा मतलब कि वो दोनों बोलेंगे, पति पत्नी दोनों बोलेंगे सदन में। अब सदन अगर मौका मिला कल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो विधायक हैं। और दूसरी बात है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता बन गई हैं। वो अब सिर्फ बंद कमरे तक हेमंत सोरेन की पत्नी मात्र नहीं है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हैं, स्टार प्रचारक। और वो नेता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़ा नेता के जेल में रहने के दौरान खुद को साबित की, पार्टी को टूटने नहीं दी, पार्टी को एक साथ ले चल करके बकायदा जो चुनावी जो जीत होना चाहिए था सम्मानजनक तरीके से वो पार्टी को मिली है। तो बहुत सारे वजह हैं जिसको लेकर के मुझे लग रहा है कि कल्पना मुर्मू सोरेन भी संभवतः सोमवार को सदन के अंदर बोलेंगी।
और अभी तो खैर हम लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, संजय और पांडे जी दोनों बता रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होना है सोमवार को। फ्लोर टेस्ट में हालांकि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से सरकार जो है बहुमत साबित कर देगी। लेकिन इसके अलावे जो कुछ भी तस्वीरें देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी सोमवार को विधानसभा के अंदर, वो काफ़ी दिलचस्प होगा और उन्हीं मसलों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पांडे जी से आखिरी कमेंट्स लेते हैं कि अब मान के चलिए कि ये इसके बाद तो फिर मानसून सत्र होना है, मानसून सत्र से पहले का ये एक दिन का विशेष सत्र होना है, तो ये पूरा दिन भर सेशन चलेगा या होगा वोटिंग और खत्म हो जाएगा फिर? वोटिंग की नौबत नहीं आएगी मेरे अनुसार। वोटिंग की नौबत भी नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जैसे ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि भाई गवर्नर ने कहा है आपको बहुमत साबित करना है। गवर्नर भी मौजूद रहेंगे? नहीं, गवर्नर का कोई वहाँ पे ये नहीं है। तो अब वहाँ पे सदन में जिस तरीके से भाई टाइम अलॉट होता है हर दल को, तो 2.5 मिनट इस हिसाब से बोला जाता है, लेकिन बोलते आगे हाँ, तो वो फिर उसके अनुसार से दल अपने ओर से निर्णय कर लेता है। कल क्या होगा, कल सारी पार्टियां अपने विधायकों को लेकर व्हिप जारी करेगी और लोबी नेमन और चमरा लिंडा कहेंगे कि हम जेएमएम में व्हिप हम पे लागू होता है, इसलिए हम उनको पक्ष में वोट किया। ठीक है, उसमें एक आलमगीर आलम का भी समर्थन पत्र है 44 में। और वो ये चर्चा करने भूल गए थे कि आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री थे हेमंत सोरेन की सरकार में और फिर चंपई सोरेन की सरकार में, ईडी ने पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार किया था। उनके पीए के नौकर के घर से करीब 35 करोड़ रुपए जो बरामद हुए थे और उसके बाद वो जेल में थे और जेल में रहते हुए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है। उनके आग्रह को क्या स्वीकार कर लिया गया अभी तक? नहीं, मंडे को ही उस पर फैसला होना है। अच्छा। तो ये मान के चलिए कि अगर फैसले में लेट हो गया या नहीं हुआ किसी कारणवश तो 43 होता है आंकड़ा, फिर भी उनके पास 2+ गिरेंगे और जेपी पटेल संभवतः वोट करेंगे व्हिप के खिलाफ जाकर इनको जेएमएम की सरकार को। वो स्पष्ट है, जेपी पटेल क्रॉस वोट ही करेंगे। वो ऑलरेडी इंडिया फोल्डर में है और सदन में स्पीकर अपने हैं इंडिया अलायंस के, तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होना है। नहीं तो तकनीकी पेंच हो सकता था कुछ। और बात जो आलमगीर आलम को लेकर के हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट जो है इसमें कोई बाधा उत्पन्न करेगी। कोर्ट मंडे को उनको परमिशन भी दे देगी। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन और कई मौके पे जो है इस तरीके का होते रहा है। और चुनाव में भी जो है कई बार वोटिंग देने के लिए विधायक जेल से, और फ्लोर टेस्ट है, आप उसमें देना ही पड़ेगा और कोर्ट इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बाधा क्रिएट करने जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी, मेरी अनुभव जो कहती है कि कल्पना जी को पार्टी अधिकृत नहीं करेगी कल कुछ बोलने के लिए। वो कारण या सदन के अंदर कि कारण उसका ये है कि ये परिवार का हिस्सा है, ये इनके साथ प्लस पॉइंट है तो डिमेरिट भी। अब कोल्हान से कोई आदिवासी का नेता बोलेगा, ये मतलब आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, चंपई सोरेन खुद बोलेंगे, हो सकता है। उसके बाद तो फाइनल कंक्लूड जो करते हैं सीएम करेंगे ही करेंगे। उनके अलावा कांग्रेस से ट्राइबल लीडर बोलेगा तो उसमें हो सकता है शिल्पी को जगह मिल जाए। उनके अलावा जनरल कैटेगरी में हो सकता है कि दीपिका को मौका मिल जाए और प्रदीप यादव तो हैं ही जेबीएम की तरफ से। वो समीकरण बैठाकर, हाँ बिल्कुल उस तरीके से समीकरण बैठाया जाता है कि कौन बात रखेगा। अब जैसे कोई जनरल कैटेगरी के विधायक को अधिकृत नहीं किया जाएगा, जैसे होगा आपको मैं बता देता हूँ कि 3-4 लोगों को टाइम अलॉट हुआ कि भाई 2-2, 2.5 मिनट, तो उसमें जैसे माना जाता है कि भानु प्रताप शाही, बिरंची नारायण, अमर बावरी, अमित मंडल, इस तरीके के लोगों को। तो इस बार कोशिश रहेगी कि ये नीलकंठ सिंह मुंडा बात को रखें, ठीक है, क्योंकि वो ट्राइबल की बात है तो वहाँ पे वो फिट करते हैं। लेकिन इन सब के बाद जो मुझे नज़ारा आ रहा है कि जैसे ही जब बहस पूरी हो जाएगी, जब हेमंत जी बोलना शुरू करेंगे, कोई एक बीच का बीजेपी विपक्ष अपना बात को हल्ला हंगामा से शुरू करेगा और वहाँ से वॉकआउट हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसी तरीके का मुझे लगता है, क्योंकि इस तरीके की कई परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि बीजेपी देख रही है कि उनके पास कहीं से बीजेपी आंसू पूरे एनडीए मिला के कोई वोटिंग का सीन नहीं बनता। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या बात होगी, अगर जेएमएम में कोई आदमी चंपई सोरेन की बड़ाई करके
अगर बात को रखता है। हर कोई तारीफ करेगा, उनके कार्यकाल की हर कोई तारीफ ही कर रहा है, तारीफ के साथ अफसोस जाहिर करेगा। तो जिस तरीके से एक अखबार में समीर मोहंती का बयान छपा है, क्या छपा कि ये दुखद है, उनको कंटिन्यू कर जाना चाहिए था, लेकिन ये पार्टी का निर्णय है, इस पे हम लोग कटाक्ष नहीं करेंगे। तो अब सदन में किस तरीके से कौन आदमी उस तरीके से बात करता है, ठीक है, क्योंकि वो जो बैठक हुई विधायक दल की वो बंद कमरे में हुई, वहाँ से मीडिया एकदम अलग था। तो अब सदन में जब सबकी निगाहें रहेंगी, सारे मीडिया की निगाहें रहेंगी, तो क्या ऐसी नौबत आएगी भी कि नहीं आएगी? तो मुझे लगता है कि इसकी संभावना ना के बराबर है। पांडे जी, ऐसा है कि आप जिस समीर मोहंती का जिक्र कर रहे हैं, जो बहरागोड़ा से विधायक हैं, उनकी एक खबर छपी थी झारखंड के प्रमुख अखबार में। अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कर दिया कि उनका लेटर पैड ही जो गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ और वो फर्जी लेटर पैड है। तो समीर मोहंती का वो बयान जिसका जिक्र अभी हम लोग लाइव में चर्चा में कर रहे हैं, क्या वो उस बयान पे टिके रहेंगे कल, या फिर उनका वो बयान है भी नहीं है, कौन ये बोल सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कुछ भी बातें होने जा रही है। और जिस तरीके की रणनीति है इंडिया अलायंस की, बहुमत को लेकर के कोई संकट नहीं है। हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं सदन के अंदर, बाबूलाल क्या बोलते हैं, या फिर और जो दूसरे लोग जो बीजेपी के तरफ से बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ये सब महत्वपूर्ण है और वही चीज़ें जाएंगी और उन्हीं सब चीज़ों से जो खबरें भी निकलेंगी कि दरअसल अब किस ओर आगे का जो रणनीति है, किस दिशा में जाना है। बात बाकी जिस तरीके से अमर बाउरी जो चुनौती दे रहे हैं, उस चुनौती को आप ऐसे मानिए कि ये इंडिया अलायंस की रणनीति है। वो जिस चीज़ों को लेकर के जिक्र कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले हेमंत सोरेन ने अपना कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं किया, उनके मन में ये जरूर रहा होगा कि भाई कैबिनेट में अगर विस्तार होता, कुछ जो नाराज खेमे में अगर उनकी नाराज़गी बढ़ती तो हो सकता है कि कुछ हो सकता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि अभी आप देखिए ना कि वो विधायक जो कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के खिलाफ दिल्ली तक गए, कई सारे एक तरीके से खबरें चलती रही 3-4 दिनों तक, 5 दिनों तक। वो लोग भी अब बहुत ज़्यादा अपने ही पार्टी के विधायक मंत्रियों को लेकर के बहुत ये नहीं है और इस प्रयास में नहीं है कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए। अब 2-3 महीने की सरकार है, क्यों किसी का कोई घाव अपने माथे पे लेगा? तो पांडे जी, अब अमर बाउरी के की जो चुनौती है वो जो बता रहे हैं कि हेमंत सरकार के सामने ये चुनौती है, संजय उसको ब्रीफ कर रहे थे, इसी को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल, क्या सचमुच में ऐसा डर था? अगर बहुमत से पहले कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या मान लिया जाना चाहिए कि कैबिनेट में चेहरे जो हैं वो अब बदल सकते हैं? ऐसे भी तो चेहरे बदलेंगे ही। आलमगीर की जगह इरफान अंसारी आ रहे हैं और एक जो खाली सीट है वहाँ पे मतलब 12वां बोल रहे हैं। हाँ, वो तो आज तक नहीं भरा, पिछली सरकार से लेकर इस बार भरेगा ना। चुनाव है, दलित वोटर हैं, दलित, हाँ दलित। जैसे बीजेपी में एसटी सीट 2 है, जेएमएम के पास एससी सीट मात्र 2 है, तो वो दोनों एक दूसरे के प्रति झुकाव दिखाएंगे तो वो होगा। अगर चंपई सोरेन को फिर से डिप्टी सीएम या मंत्री पद दिया जाएगा तो हो सकता है बसंत जी को ड्रॉप किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो कोई इशू नहीं बनता। मंत्रिमंडल में किसी को हेमंत जी जगह दे, कांग्रेस चाह रहा है कि इसको इशू बना के कुछ मुद्दा बनाए, मीडिया में ये खबर दें कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए, बीजेपी ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया। जिस लाइन पे वो लोग बात कहेंगे कि हिम्मत नहीं है, हेमंत जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपने आप के अलावा और किसी को ये लोग आदिवासी नहीं समझते, ये नहीं करते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पहलू होगा सुदेश महतो का, क्योंकि सुदेश महतो बात को बहुत सलीके से रखते हैं। उन्होंने पहला क्या दिया कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफर पोस्टिंग वो चंपई सोरेन के टाइम में कम हुआ। हेमंत जी को शुभकामनाएं, बधाई, आगे अच्छा काम करें। तो अच्छा में कौन कौन सा काम विपक्ष गिनाएगा कि सर ये सब काम है जो आपको करना चाहिए, तो वो हमको लगता है कि सुदेश जी गिनवाना शुरू करेंगे कि ये अमुक काम है जो मैं नई सरकार से आशा करता हूं कि इसको तुरंत कर दें। तो वहीं पे कटाक्ष होगा। कि देश के कोई भी चाहे विरोधी पार्टी है, उसका तो एक नेचर रहा है। जैसे जिन्हें प्रधानमंत्री नहीं पसंद है, मोदी पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि नितिन गडकरी आदमी ठीक हैं। जिन्हें तेजस्वी नहीं पसंद है, बोलते हैं कि तेज प्रताप ठीक है। अब उसी तरह जिन्हें हेमंत नहीं पसंद है, बोलते हैं कि चंपई ठीक है। नहीं, वो वही बात बोला ना कि माँ से ज़्यादा लाड़ आ जाता है मौसी पर, तो वही चीज़ है। लेकिन ये सब सिर्फ डिस्कशन का पार्ट होता है। रियलिटी ये होती है कि इस धरती पर
नेता वही है जो क्रूएल है। इस लाइन को मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर ये पर्सनल लेवल पे वो लोग इतना इंटरेस्टेड होते हैं अपने स्वार्थ को लेकर कि उसमें किसी दूसरे का स्वार्थ नहीं दिखता। वो सारे दल में वैसे ही लोग हैं। तो ये पांडे जी जो है आज के पॉलिटिक्स को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर। आप इसे ज़रूरी नहीं है कि सहमत हो, हम सहमत हों। तो हम लोग चर्चा इस मसले पर कर रहे थे कि सोमवार को जो विशेष सत्र एक दिन का बुलाया गया है, सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, बहुमत हासिल करना है हेमंत सोरेन को, चूँकि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। तो यहाँ जो कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, जो ये लाइन है, इसी लाइन को बीजेपी पकड़ रही है और कह रही है कि हेमंत सोरेन सरकार के सामने चुनौती है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि यही मेरी रणनीति है। और आप देखिए कि इसी रणनीति के तहत हेमंत सोरेन के जेल जाने से लेकर बाहर आने तक और बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री बनने तक इसी रणनीति के तहत वो काम करती रही। और शुरू से यही कहा जाता रहा कि बीजेपी की हर रणनीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भारी पड़ती रही है। तो अब फ्लोर टेस्ट के दिन सदन के अंदर क्या कुछ होता है, हम लोगों ने अनुभव के आधार पर या कयास के आधार पर बताया कि कहाँ क्या कुछ तस्वीरें हो सकती है, कौन क्या कुछ बोल सकता है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है, कल इंडिया गठबंधन विधायक दल की बैठक है। इस बैठक से क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, आपको कल दिन भर बताते रहेंगे। शुक्रिया।